Hello everyone. As in last video we have studied about dipole moment and its conditions. और कंडीशंस में हमने देखा था कि कंडीशन है कि पोलर इन नेचर होना चाहिए मॉलिक्यूल। सेकंड आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। मैंने कहा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। एग्जाम्पल तौर पे हमने ये लिया था। और थर्ड इसका आपके पास पॉइंट्स होता है ज्योमेट्री, यानी कि शेप या ज्योमेट्री पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपको NCERT वगैरह में भी और काफ़ी बुक्स में मिलेगा कि वाई BF3 molecule have zero dipole moment as compared to या फिर नहीं होता इन NH3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BF3 जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है जबकि NH3 का जीरो नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। जैसा कि आपको पता है BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये B एक आपके पास F होगा और ये दो F आपके पास यहाँ होंगे। sp2 हाइब्रिडेशन ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। और अमोनिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, इस टाइप से अमोनिया का स्ट्रक्चर होगा sp3 हाइब्रिडेशन विद लोन पेयर। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता है F इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। यहाँ पे भी F जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है हर जगह पे, और यहाँ पे H इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो दो बॉन्ड है इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो आपके पास ये होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इफेक्ट रिजल्टेंट जो होगा विद दीज टू BF बॉन्ड्स वो होगा इस बॉन्ड के इक्वल एंड अपोजिट। तो आपको दिख रहा होगा B के एक इस साइड बॉन्ड लग रहा है, एक इस साइड आपके पास फोर्स लग रहा है। ये कौन सा, इन दोनों रिजल्टेंट, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। और कल जैसे हमने CO2 स्ट्रक्चर बताया था, ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, इस साइड कोई O खींच रहा है, इस साइड कोई O खींच रहा है C बॉन्ड को, दोनों सेम O ही तो है, तो सेम फोर्स लगाएंगे और अपोजिट लग रहा है तो कट के जीरो हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है भाई, जीरो। जबकि इस केस में इस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो अपोजिट का कोई मतलब नहीं है और नाइट्रोजन के पास पहले भी लोन पेयर है। तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू आपके पास 1.48 के करीब आपके पास होती है। एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लगभग 1.48 डिवाई के आसपास होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है, तो आप बोलोगे दो जो BF बॉन्ड है उनका रिजल्टेंट जो होता है वो थर्ड जो है आपके पास BF बॉन्ड बचा उसके इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। क्लियर। तो आप डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा अच्छे से इनके करेंगे, बाद में हम इसकी एक ट्रिक की वीडियो भी बनाएंगे। दिख रहा है ऊपर, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको +1 +2 में या फिर आगे भी केमिस्ट्री में आपको मिलता रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है ना भाई। तो लेकिन हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का दूसरे मॉलिक्यूल का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ HF, ये मेरे कोई मॉलिक्यूल है, एक और HF लिख लेता हूँ। ऐसे आपके पास बहुत सारे मान लो, तो इसका तो आपको ये आपको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, ऐसे चार्ज आपके पास आएंगे, ठीक है भाई। इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट लेना यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका पॉजिटिव, और इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको आप डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, जिसको आप डॉटेड लाइन से लगाएंगे। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए। तो डेफिनेशन क्या बनी, इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज ए वीक बॉन्ड बिटवीन H हाइड्रोजन ऑफ ए वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए भाई, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। और वो आपको इस वर्ड से आप याद रख सकते हो, फोन वर्ड से याद रख सकते हो। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। ये अगर होते हैं तो आपके पास वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट में रहता है। क्लियर। तो फोन वर्ड से आप रखेंगे ये तीनों, अगर आपको दिखते हैं H दिखते हैं साइड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास वहाँ पे पॉसिबल होता है, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेशन, एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनमें आपके पास ये तीन है, ये आपके इसमें एक वीक बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो फर्स्ट चीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए चाहिए हमने एक मॉलिक्यूल H का होना चाहिए, ठीक है भाई। सेकंड चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये आपके पास मेजर रिक्वायरमेंट आपके पास ये आपको मिलना भी चाहिए। अच्छा, इसके आगे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप। इसमें फर्स्ट जो टाइप है दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब होता है
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अभी जो लिया था वही लेते हैं भाई। HF, एक HF4 लिया, एक HF4 लिया, ऐसे बहुत सारे आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो कहने का मतलब मेरे को 2 या 2 से अधिक HF मॉलिक्यूल चाहिए, एक मॉलिक्यूल में मेरी बात नहीं बनी। तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि आपके पास H2O में भी हो सकता है, आपके पास H2O का स्ट्रक्चर देखिए, आपके पास H2O का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है भाई। और ऑक्सीजन लेंगे, H लेंगे, तो यहाँ से इसके बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इस टाइप से आपके पास यहाँ से जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे इसको आप और भी आगे जोड़ सकते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो आप यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड खुद के H2O के और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ लिए, यानी कि 4 बॉन्ड से जुड़ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 बॉन्ड से जुड़ जाएगा, 2 खुद के कोवलेंट, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना हुए, और एक पिंजरे टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। आपको दिख रहा होगा सारा क्लोज होगा यहाँ से यहाँ तक। हम बोल सकते हैं कि एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से टेट्राहेड्रली घिर जाएगा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बर्फ का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है, और आपको पता है वैकेंट स्पेस है मतलब वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे एयर है, तो इसीलिए जो बर्फ़ होती है दैट इज़ फ्लोट ऑन द वाटर। तो आइस फ्लोट ऑन द वाटर, तो आप बोलोगे इसके अंदर कुछ वैकेंट स्पेस बचता है, दैट इज़ दिस, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है देन वाटर। क्लियर भाई। तो ये आपके पास H2O में स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ये आपके पास HF में बनाया, जैसे ऐसे हम अमोनिया में बना सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि N है और H है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से बन जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगी, तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या लगाई थी, इलेक्ट्रॉनिटी हाई होनी चाहिए, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा हाई है दैट विल शो हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है F, N और O में किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, F की, उसके बाद O की, उसके बाद N की। तो बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में, फिर H2O में, फिर अमोनिया में। क्लियर, यानी कि सिंपल सी बात क्या हुई, मोर द इलेक्ट्रॉनिटी मोर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपके पास पहला टाइप था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड टाइप आपके पास जो होता है दैट इज इंट्रा, एक वर्ड हमें चेंज करना है यहाँ पे, इंटर नहीं इंट्रा वर्ड यूज करेंगे आपकी बात। क्लियर भाई। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेम, तो एक ही मॉलिक्यूल में हमारा काम चलेगा। आपकी बार उस टाइम में लिखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, अब की बार मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल में आपके पास, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। ये आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। कंपाउंड का नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये आपके पास फिनोल कंपाउंड है, इस जगह को ऑर्थो बोलते हैं। ये मेटा पोजिशन होती है, ये पैरा पोजिशन होती है, ठीक है भाई। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्लियर। तो ये आपके पास कंपाउंड है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, तो यहाँ से इसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, और दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हमें दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी ही नहीं, सेम मॉलिक्यूल में हमारा काम चला है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर भाई। तो इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल में, इंटरमोलिकुलर डिफरेंट मॉलिक्यूल में, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पीछे से पूछता हूँ अभी, डायपोल मूवमेंट में से, अगर आपको पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई, एक ये मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे लगा दिया, यानी कि ये ऑर्थोक्लोरो है, ये आपके पास पैराक्लोरो कंपाउंड में लिखा था बेंजीन के अंदर। तो मैं डायपोल मोमेंट पूछता हूँ भाई किसका क्या रहेगा। तो भाई डायपोल मोमेंट तो हम देखते हैं कौन कैसे इलेक्ट्रॉन खींचता है, सेम तरह। तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से क्लोरीन, हर जगह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जाता है कार्बन की कंपैरिजन में, तो क्लोरीन जो होगा इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करेगा अपनी साइड। तो एक बात देखो, अब पहले वाले केस देखो, पहले वाले इस टाइप से है, यानी कि ऊपर क्लोरीन खींच रहा है, नीचे Cl, और Cl ही है दोनों साइड में, एक साइड ऊपर लेके जा रहा है, एक साइड नीचे लेके जा रहा है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हुआ, 0। और इसमें ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक इस साइड लेके जा रहा है, फिर रिजल्टेंट निकलेगा कुछ ना कुछ, वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं लेना देना उससे कुछ, लेकिन इसका 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा तो भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है भाई,
तो जुड़ेंगे माइनस होंगे कुछ भी, लेकिन कुछ वैल्यू पक्का बचेगी इनकी, क्योंकि ये तो ऐसे होगा था इक्वल अपोजिट, यानी कि ट्रांस जो था ये अगर सेम मॉलिक्यूल लगे हैं तो जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की और एप्लीकेशन पे जाऊँ तो मैं बता सकता हूँ, मैं सिस ट्रांस पैरा मॉलिक्यूल को देख के बता सकता हूँ इसको आप क्या बोलते हैं, मेटा, और जो सबसे पहले लिखा था उसको क्या बोलते हैं मैंने, ऑर्थो। तो पैरा और ऑर्थो मेटा को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, क्योंकि पैरा का तो लगभग सबसे कम डाइपोल मोमेंट पैरा का होता है, ठीक है ना भाई। तो पैरा डाई भी अलग कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास मॉलिक्यूल हुआ, ठीक, आपके पास ये मॉलिक्यूल है और एक आपके पास मॉलिक्यूल है ऐसा, ठीक है। आगे हम बताएंगे, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस का मतलब ही अपोजिट होता है। और अगर सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो उसको हम सिस बोलते हैं। सिस का मतलब टुगेदर साथ होते हैं। तो अभी इसका डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे आओ, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इस बॉन्ड में क्या हुआ, एक इस साइड लेके जा रहा है, एक इस साइड लेके जा रहा है। इस वाले में दोनों एच है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी कि ये भी डोनेट, देखो मैं ये लिख रहा हूँ, ये बॉन्ड की हालत क्या है, ये तो यहाँ से कट के डाइपोल मोमेंट जीरो, ठीक है ना भाई। इस वाले पे आओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड कर रहा है, ये वाला इस साइड कर रहे हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन तो आपको डायरेक्शन देखेंगे ना हम, तो वो अपोजिट, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया भाई, जीरो। जबकि इस केस में देखो, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये एच इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब डायरेक्शन देखो, ये ले रहा है, ये पीछे दे रहा है, तो सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड हो जाएंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा ही नहीं। यानी कि अगर मेरे को सिस और ट्रांस मिल जाए तो भी मैं देख कर सकता हूँ कौन ट्रांस है कौन सिस, यानी कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कम होता है बजाय सिस के, और उनमें पैरा का कम होता है बजाय ऑर्थो और मेटा के। तो अगर वो आपको डिफाइन करने आगे आप इनको जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप उनको बारीकी से सीख पाएंगे। तो ये आपके पास रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मोमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर, वो आपको सोल्व आउट करके देखने होंगे।